हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजेश और उसकी पत्नी विमला एक कपड़ा मिल में काम करके अपना और अपने दोनों बेटा बेटी मीनू और टीटू का पेट पालते हैं। वो दोनों अपने बच्चों से भरपूर प्यार करते हैं। मीनू टीटू से 2 साल बड़ी होती है और वो 14 साल की होने के बावजूद भी सारा खाना बनाना जानती है। अरे वाह मीनू बिटिया, ये सब्जी रोटी और पनीर के पकौड़े तो एकदम लाजवाब बने हैं। भाई मानना पड़ेगा विमला, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ राजेश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मीनू पर। मीनू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई टीटू का ख्याल रखती है। हमारी गैर मौजूदगी में खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम भी करती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं मीनू बिटिया, जो तुम हमारी बेटी हो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ पापा, आप दोनों दिन भर काम करके घर आते हो, तब घर में रौनक आती है। आप दोनों हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे टीटू बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम भला अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन टीटू को जिस बात का डर था वही होता है। एक हफ्ते बाद जब राजेश और विमला मिल में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिल में आग लग जाती है और उस आग में सभी जलकर मर जाते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद अब मीनू और टीटू दोनों इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे मीनू दीदी? हमारा तो माँ और पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टीटू रो मत, बस टीटू, माँ पापा, ये क्या हो गया? आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये अच्छा नहीं किया आपने भगवान जी हमारे साथ। आपने हमसे हमारे माँ पापा नहीं, हमारी दुनिया छीनी है। टीटू और मीनू के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें घर से और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं। वो कई लोगों से पैसे और खाने की मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद कपकपाती हुई ठंड में वो दोनों सड़क के एक किनारे सो जाते हैं। मीनू टीटू के बदन पर घास डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे और खुद भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। माँ पापा, अब तो आप तारे बन चुके हो, हमारी रक्षा करो। आप दोनों के जिगर के टुकड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो माँ पापा। मीनू और टीटू अगले दिन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर रसीले फल होते हैं। दीदी, ये देखो, इस पेड़ पर ताजे रसीले फल हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन टीटू, ये पेड़ कितना ऊंचा है, इस पर तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं नहीं, तुम मत चढ़ो इस पर, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी। लेकिन दीदी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी बात माना करो टीटू। टीटू और मीनू कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है जिसकी मालकिन शकुंतला होती है। शकुंतला उन दोनों से कहती है, क्या है, मेरे ढाबे पर क्यों आए हो? तुम दोनों का होलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों भीख मांगने आए हो। नहीं काकी, कुछ दिनों पहले ही हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है। हम दोनों का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। हाँ काकी, इसीलिए हमें काम की जरूरत है। मैं आपके ढाबे पर सफाई और ग्राहकों का खाना परोसने का काम कर सकता हूँ। और रही बात मेरी दीदी की, तो मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर तो सब उनके खाने के फैन बन जाते हैं। हाय हाय, फैन बन जाते हैं मतलब ग्राहक पंखे बन जाएंगे? नहीं नहीं काकी, फैन मतलब सब इनके खाने के चाहने वाले बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल मुझे कुछ बना कर दिखा, फिर मैं मानू। शकुंतला मीनू को एक मौका देती है और मीनू उसे आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर दिखाती है और साथ ही सेवई भी बनाती है, जिसे चखने के बाद शकुंतला काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने लड़की। तुम्हारे भाई ने सही कहा, इस खाने को खाकर सभी तुम्हारे खाने के पंखे मेरा मतलब फैन हो जाएंगे। धन्यवाद काकी।
हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। क्या? सच में? धन्यवाद काकी। मीनू और टीटू अब उस ढाबे में काम करने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों तक काम करने पर शकुंतला उन्हें कुछ पैसे नहीं देती है। शकुंतला काकी, 2 महीने बीत गए, लेकिन आपने अब तक हम दोनों को हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अगले महीने दे दूंगी। काम करो, जाओ। नहीं, बस बहुत हुआ आपका काकी। दीदी, हम अब इस ढाबे पर काम नहीं करेंगे। ये काकी अच्छी नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे। अरे तुम क्या मेरे ढाबे से निकलोगे? अरे मैं ही तुम दोनों को निकालती हूँ, जाओ। मैं वैसे भी तुम दोनों को नहीं रखना चाहती। अब तो मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। बहुत मुंह चलाते हो ना तुम। लेकिन काकी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। मुझे जो करना है मैं करूंगी। जाओ, जाकर जिससे शिकायत करनी है करो। चलो फुटो यहाँ से अब। आए बड़े गरीब फटीचर बच्चे। शकुंतला उन दोनों को ढाबे से बाहर निकाल देती है और वो दोनों बेचारे जंगल में दर दर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। कहाँ रुके? यहाँ इस जंगल में तो कोई जगह भी नहीं दिख रही है रुकने की। पता नहीं टीटू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी उन्हें वहाँ पर एक बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाते हैं और वहाँ अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तभी टीटू के दिमाग में एक सुझाव आता है। दीदी, क्यों ना हम इस बांस के घर को ढाबा बना दें? लेकिन टीटू, एक ढाबा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दीदी, जंगल में एक जगह है जहाँ ढेर सारा कबाड़ पड़ा है। हम उस कबाड़ को बेचेंगे और उससे मिले पैसों से ढाबे में खाना बनाने का सामान खरीदेंगे। अरे वाह टीटू, क्या सुझाव दिया है तुमने। टीटू और मीनू अब उस जंगल में पड़े कबाड़ को बेचकर उन पैसों से खाना बनाने की सारी सामग्री लाते हैं और उस बांस के घर को एक ढाबे में बदल देते हैं, जिसके बाद वहां पर खाना बनाने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक उनके ढाबे पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पर धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बांस का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे वाह टीटू और मीनू, तुम्हारे इस बांस के ढाबे में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और तो और यहाँ का खाना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मीनू, तुम एक बहुत अच्छी शेफ हो। मीनू और टीटू की तरक्की से शकुंतला जलने लगती है, क्योंकि मीनू के जाने के बाद अब उसके ढाबे पर जितने ग्राहक आते थे वो भी नहीं आते हैं। मीनू और टीटू के बांस के ढाबे को तो मैं बर्बाद करूंगी, वो भी अपने हाथों से। उन दोनों ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो दोनों जानते नहीं कि शकुंतला क्या चीज है। शकुंतला रात में उस बांस के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हवा में 2 बांस की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों लकड़ियां अपने आप शकुंतला को बुरी तरह मारने लगती हैं। नहीं नहीं नहीं, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी शकुंतला को वहां पर राजेश और विमला की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाओगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी हम दोनों अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। अगर आइंदा से इन दोनों को चोट पहुंचाने की जुर्रत भी की तो हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा। शकुंतला, नहीं, माफ कर दो मुझे। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीनू और टीटू दोनों उस बांस के ढाबे से पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करते हैं। अवनी एक गरीब और अनाथ महिला होती है, जिसकी शादी मोहित से होती है। ससुराल वाले अवनी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। ससुराल में उसकी सास जमुना और ससुर प्रेमलाल होते हैं। कुछ ही महीनों बाद अवनी गर्भवती हो जाती है, लेकिन एक दिन गर्भावस्था में जब अवनी एक जगह टैक्सी में जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। डॉक्टर कैसी है अवनी अब? और मेरा बच्चा, वो तो सही सलामत है ना? बताइए ना डॉक्टर। अरे डॉक्टर बाबू, तुमने मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? हाँ, अरे जल्दी बताओ, हमारी बहू ठीक है या नहीं? पेशेंट ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए। बच्चा नहीं बचा पाई। पेशेंट का गर्भपात हो चुका है और अब वो कभी भी मां नहीं बन सकती है।
डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहित, जमुना और प्रेमलाल तीनों हैरान रह जाते हैं। हे माँ, माता जी! ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया पापा? माँ! मैंने कहा था बहू की कुंडली अच्छी नहीं है, वो पनौती ही है, और उसी के वजह से हमारे हमारे खानदान के आने वाला चिराग खोया है। 2 दिन बाद अवनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद घर वाले अवनी को घर में लेने से पहले ही उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसके मुंह पर उसके सारे कपड़े फेंक देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सामान और मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। हाँ, क्योंकि अब हम इस घर में तुम जैसी पनौती को बिल्कुल नहीं रख सकते। तुम एक बांझ हो और बांझ एक पनौती होती है। अवनी, आज से हम तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। आइंदा फिर कभी हमें अपनी ये घटिया और मनहूसियत भरी शक्ल मत दिखाना तुम। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अवनी कुछ और कहती उससे पहले ही मोहित उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और बेचारी अवनी अब यहाँ से वहां भटकते हुए दूसरे गांव पहुंच जाती है। वो 2 दिन वहां के एक मंदिर में रहती है, लेकिन उसके बाद उसके पास एक औरत आती है और कहती है, अरे ओ बहन, अरे तुम्हें काम चाहिए था ना? है मेरे पास काम, वो भी बहुत अच्छा। अरे वाह, धन्यवाद बहन जी। कहाँ है काम? कैसा है काम, बताइए ना। एक औरत है, वकील है, अपनी दादी के साथ रहती है। उसके घर पर दिन रात रहना है और घर का सारा काम करना है। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, सो तो है। तनख्वाह वगैरह का तुम उससे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है बहन जी, तनख्वाह का क्या है? मुझे 24 घंटे रहने के लिए छत भी मिल गई है और काम भी मिल गया। मुझे अगर उन्होंने तनख्वाह नहीं भी दी तो भी कोई शिकवा नहीं। अवनी उस औरत के घर जाती है। उसका नाम सुजाता होता है। सुजाता एक वकील होती है जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है। अवनी वहाँ काम करने लगती है। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक सारे काम अवनी अच्छे से कर लेती है, जिससे सुजाता और उसकी दादी बहुत खुश होते हैं। अवनी सुजाता और दादी को अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसके बांझ होने के बाद उसके पति और सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी एक वकील होने के नाते मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे पति और सास ससुर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है अवनी। खैर, तुम्हें बस अब अपने अतीत के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना है और जिंदगी की किताब में नए पन्नों के साथ नई शुरुआत करनी है। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। मैं अब बस आगे बढ़ना चाहती हूँ और जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। अवनी एक दिन सुजाता और दादी को अपने हाथों की स्पेशल दही पूड़ी बनाकर खिलाती है और उन्हें वो दही पूड़ी इतनी पसंद आती है कि वो दोनों 2 प्लेट एक झटके में ख़त्म कर देते हैं। अवनी, ये दही पूड़ी एकदम माइंड ब्लोइंग है। क्या सॉलिड बनाई है तुमने। हाँ अवनी बिटिया, एकदम सही बनी है। बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम, मज़ा ही आ गया। धन्यवाद सुजाता जी, धन्यवाद दादी। अवनी, क्यों ना तुम अपना खुद का एक दही पूड़ी ठेला खोल लो। दही पूड़ी ठेला? हाँ हाँ, दही पूड़ी ठेला। उस ठेले के ज़रिए तुम ढेरों पैसे कमा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों की दही पूड़ी को मतलब ख़ास है। ये कोई मामूली नहीं है, समझी? कोई ऐसी मामूली दही पूड़ी नहीं है। ये जादुई दही पूड़ी है और इनका स्वाद ही एकदम निराला है। सबको खूब पसंद आएगी तुम्हारी ये स्पेशल दही पूड़ी। अवनी बिटिया, सुजाता का सुझाव एकदम मस्त है, तुझे ये करना चाहिए। पैसों की चिंता तुम मत करना, मैं हूं ना, तुम्हारी बड़ी बहन। ठीक है सुजाता दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हो। सुजाता अवनी को पैसों की मदद करती है और अवनी अपना दही पूड़ी का ठेला लगाती है और वो दही पूड़ी बेचने लगती है। खट्टी मीठी मसालेदार दही पूड़ी, आइए आइए दही पूड़ी खाइए, एकदम स्वादिष्ट और मज़ेदार। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। दही पूड़ी, दही पूड़ी। अवनी के दही पूड़ी ठेले पर थोड़ी देर में ढेर सारे लोग आने लगते हैं और वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है। हा भाई वाह, मजा ही आ गया जी इस दही पूरी को खाकर। एकदम मस्त बनी है जी। मुझे तो और 1 प्लेट खानी है। और मुझे तो और 2 प्लेट खानी है। जिंदगी में पहली बार इतनी मजेदार और बेहतरीन दही पूरी खाने को मिल रही है। मन तो कर रहा है खाते ही जाऊं और रखूं ही नहीं। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आप दोनों की दही पूड़ी। अवनी का दही पूड़ी ठेला थोड़े ही दिनों में तेजी से चल पड़ता है।
सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता है जब अवनी के ठेले पर ग्राहक नहीं होते। इन सब में सुजाता और दादी दोनों अवनी का भरपूर साथ देते हैं। वो उसे हर रोज और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अवनी के दही पूड़ी ठेले से मोहल्ले की रूबी पानी पूरी वाली के पास ग्राहक आना कम हो जाते हैं, जिस कारण रूबी का माथा गर्म हो जाता है। इस अवनी की बच्ची के कारण ही मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। अब तू देख अवनी, कैसे मैं तेरा जीना दुश्वार करती हूँ और तुझे हवालात की हवा खाने भेजती हूँ। बस एक बार तू यहाँ से चली जाए तो फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और फिर सभी मोहल्ले के वासियों को घूम फिर कर मेरे ठेले पर ही पानी पूरी खाना आना पड़ेगा। रूबी रात में चुपके से अवनी के दही पूड़ी बनाने के सामान में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे लोगों की जान खतरे में जा सकती है। अगले दिन अवनी उसी जानलेवा मिलावट वाले सामान से दही पूड़ी बनाकर बेचती है और 2 से 3 दिन बाद जिन लोगों ने अवनी के ठेले की दही पूड़ी खाई होती है वो सब गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और फूड इंस्पेक्टर अवनी को जेल में कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी उससे मिलने सुजाता आती है। सुजाता दीदी, दीदी मुझे इस जेल से बाहर निकालो। मैंने कोई मिलावट नहीं की थी, जरूर ये किसी की साजिश है। तुम रो मत अवनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। सुजाता का पहला शक सीधा रूबी पर ही जाता है, क्योंकि उस मोहल्ले में अगर कोई अवनी के ठेले का दुश्मन हो सकता है तो वो व्यक्ति भी दही पूड़ी या पानी पूरी बेचता होगा। सुजाता दिन दहाड़े रूबी को घर पर पुलिस को लेकर जाती है और वहां पर वही दवाई मिलती है जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। और आखिर में सुजाता कोर्ट की हियरिंग में अवनी को बेगुनाह और रूबी को गुनहगार साबित कर ही देती है। और फिर अवनी अपने दही पूड़ी के कई सारे आउटलेट्स खोलती है और खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।